हाँ हेलो। इस लेक्चर में जो है हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेटर देखेंगे विदाउट डैम्पिंग, कि डैम्पिंग इसमें नहीं है और हमारा नॉर्मल ऑसिलेटर है, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स्ड ऑसिलेशन है, माने इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है व्हिच इज आल्सो पीरियोडिक इन नेचर। और ये जो एनालिसिस है, ये जो स्टडी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग स्कैटरिंग पढ़ोगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग है उसमें भी कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ए पीरियोडिकली वेरिंग क्वांटिटी, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग लेते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब वो फोर्स लगाता है, पीरियोडिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तब जो है उस सिचुएशन में भी एक ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो पहले एक जगह पर था, वो अब जो है एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है एंड दे स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशंस। तो वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला सिंपल सिचुएशन जो लेते हैं, वी हैव ए स्प्रिंग मास सिस्टम, या कोई भी सिस्टम है, वी हैव ए स्प्रिंग मास सिस्टम और ए पेंडुलम, कुछ भी ले सकते दोनों में से, ऑसिलेटिंग सिस्टम, where there is no damping factor। हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, damping factor। However, in this case we have a periodic force that is acting on the mass of the spring mass system or the bob of the pendulum। इसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स जो है काम कर रहा है। डैम्पिंग अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग डैम्पिंग के साथ भी जो है इसको कंसीडर करेंगे। तो ये सिंपल सिचुएशन है, इसी को पहले देख लेते हैं, इसका फिजिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है या एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, कोई भी हम लोग ले सकते हैं, एंड वी हैव a force that is acting on the spring mass system or the mass of the spring mass system or the bob of the pendulum। ये हमारे पास सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम। ठीक है, जो हमारा फोर्स है, द फोर्स that is acting on the bob or on the mass is periodic in nature। ये जो है ये पीरियोडिक है इन नेचर। पीरियोडिक फोर्स का मतलब है कि यहाँ पे जो हम फोर्स है उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय ये पीरियोडिक फंक्शन, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा जो फोर्स है, हम ये कोसाइन ले रहे हैं, तुम साइन भी ले सकते हो, ये हमारा जो है फोर्स है। कई सारे टेक्स्ट बुक्स है, उसमें इस फोर्स को भी साइनोसॉइडल फोर्स रखा जाता है, जैसे इट साइनोसॉइडल। अब तुमको कंफ्यूजन होगा, भाई साइनोसॉइडल इसको क्यों कह रहे हो, लिख तो रहे हो कॉस। तो इसके लिए हमने तुमको बताया है कि साइन और कॉस में क्या जो है रिलेशन है, अंतर नहीं कहेंगे, रिलेशन है। साइन एंड कॉस आर रिलेटेड एंड दे आर रिलेटेड बाय फेज। इसी का फेज पलट देंगे तो ये जो है साइन हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स हैज ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ F0। F0 जो है इसकी मैक्सिमम
वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने लिख दिया, एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम ही होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ नॉट एंड ओमेगा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देना इस चीज पे, ओमेगा जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, माने ये फोर्स अपना पोलैरिटी और डायरेक्शन किस स्पीड से चेंज कर रहा है, दैट इज ओमेगा, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. We have to remember that the frequency of the undamped आइडियल ऑसिलेटर अगर हमारा है जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या होती है, वो ओमेगा नॉट होता है, एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू k बाई m और स्प्रिंग कांस्टेंट बाई मास कांस्टेंट. So this is undamped frequency is omega naught and it is equal to root under k by m और root under s by m, तुम जो कुछ भी लिखो, root under एक सेकेंड, जब इक्वेशन ही लिख रहे हैं पूरा ही लिख दे, k by m, ये जो है नॉर्मल मैंने अनडैम्प्ड सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी है, आइडियल फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें अगर हम जो कंसीडर करते हैं कि हमारा पेंडुलम है या स्प्रिंग मास ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, it will continue to oscillate with this frequency forever without stopping, क्योंकि कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है. अब इसमें जो है पहले इसको समझ लो, इसमें जो सारा हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या इक्वेशंस जो आएंगे, द मेन फिजिक्स और द फिजिकल फिनोमेना इज डिपेंडेंट on the difference of these two frequencies, omega and omega naught. The entire physical situation is described by the difference between the two frequencies. इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है ओमेगा और ओमेगा नॉट के बीच का, दैट डिफाइंस द फिजिकल सिचुएशन. जो सारा फिजिक्स है, जो सारा मोशन है, इसी पर डिपेंड करता है. हम लोग इसी में जो है एक सिचुएशन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रेजोनेंस. क्या होता है रेजोनेंस, हम लोग अभी देखेंगे, पढ़े हो तुम लोग पार्ट 1 में 12th में, ओमेगा एंड ओमेगा नॉट. तो लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी. तो ये जो है ये सारी चीजें हैं, ठीक है. तो मोशन किस प्रकार का होगा, क्या क्या चीजें होंगी, टू स्टडी दिस, टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोगों को जो है इसका फोर्स इक्वेशन पहले लिखना होगा, जो हम लोग नॉर्मल ऑसिलेटर के केस में लिखते हैं, वहां पर उसी तरह का फोर्स इक्वेशन आएगा यहां पर, और उस फोर्स इक्वेशन से जो है हम रिजल्ट्स की ओर पहुंचेंगे. द इक्वेशन ऑफ मोशन और द फोर्स इक्वेशन for this system where there is an external periodic force is given by, तो ये जो इक्वेशन है, ये फोर्स इक्वेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू ma, हमको इसी को लिखना है. तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो हम यहाँ पे जो है नेट फोर्स को लिखेंगे. ध्यान देना, यहाँ पे फोर्स इक्वेशन पे ध्यान देना, एक्सेलरेशन हो रहा है एंड दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ए नेट फोर्स. ये नेट फोर्स क्या है, एक तो जो ब्लॉक है उसके ऊपर तुम्हारा, यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें, उस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और दूसरा फोर्स लग रहा है जो पीरियोडिक फोर्स है, इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं, हम लिखेंगे अभी.
इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो है इस पर लग रहे हैं। ड्राइविंग करना मतलब उसको चलाना, उसको चलाने के लिए फोर्स काम आता है। द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द स्प्रिंग फोर्स which is the restoring force and the periodic force which is the ड्राइविंग फोर्स। इसको ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं, इसको जो है ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। ड्राइविंग मतलब उसको जो है वो चलाता है। कैसे चलाता है हम लोग देखेंगे अभी, क्या इफेक्ट क्या होता है। तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, या इट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है उसको डिस्प्लेस कराता है। ठीक है, द फोर्स इक्वेशन बिकम्स, तो ये हमारा फोर्स इक्वेशन है। ये तुम भी आसानी से लिख सकते हो, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इट इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और राइट साइड में जो है तुम्हारा के एक्स है, स्प्रिंग फोर्स है, और एक पीरियोडिक फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स। तो ये हमारा सिचुएशन है यहाँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आगे पीछे जो है इक्वल टू साइन के ले जाकर के लिखे तो ये हमारा एक इक्वेशन मिलेगा। ये ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म है, हमको जो है इसका ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। पहले हम लोग उसका फिजिक्स डिस्कस कर लेंगे, फिर मैथमेटिकल स्टेप्स में जाएंगे। इन ए मोर कन्वीनियंट फॉर्म, इन ए मोर कन्वीनियंट फॉर्म द इक्वेशन can be expressed as, तो इसको हम इस प्रकार से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म। नाउ लेट अस डिस्कस द फिजिक्स, क्या हो क्या रहा है इसमें। मैथमेटिकल तो देखेंगे ही हम लोग। अब जो है तुम्हारा ऑसिलेटर, ये जो ऑसिलेटर है, दिस ऑसिलेटर इज ड्राइवन और दिस ऑसिलेटर इज मूव्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको जो है फिर अपने आप इस पर छोड़ दिया जाता है। तुम बेसिक ऑसिलेशन को जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है उसको याद करो। उसमें जो है हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ऑसिलेटर को, अगर वो जो बॉब है पेंडुलम का, या जो ये ब्लॉक है, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और इसको छोड़ दे, इट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, उसको अपने ऊपर छोड़ दे, ये क्या करेगा, ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से जो है ऑसिलेट करता रहेगा। डैम्पिंग फोर्स नहीं है तो ये हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, इन द आइडियल केस, व्हेन द ब्लॉक इज displaced from its equilibrium position, then it will start oscillating with a frequency omega naught, and that is the natural frequency। ये natural frequency होती है, हम लोग जानते हैं, इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के या बिना किसी डैम्पिंग के ये जो है ऑसिलेट करता रहेगा। ये हम लोग सब कुछ, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। अब इसके ऊपर जब हमने ये फोर्स जो है लगाया, जिसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स बोल रहे हैं, ये फोर्स का काम क्या होता है, ये अपना ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ये उसके ऊपर इम्पोज करना चाहता है। इम्पोज माने होता है उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, थोपना चाहता है। And there starts the competition, there starts the fight between omega and omega naught। अब ये ड्राइविंग फोर्स ओमेगा नॉट की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये ओमेगा नॉट से ज्यादा है, कम है, बराबर है, तो क्या होगा हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, when the driving force is applied on the object,
on the, sorry, object नहीं, on the mass, then this force imposes its own frequency, its own frequency. किसी भी सिचुएशन में ये काम, यही थ्योरी होता है इसका. its own frequency omega its own frequency omega over the natural frequency. natural frequency के above जो है ये एक अपना फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर अप्लाई करता है. ये अपना एक फ्रीक्वेंसी जो है इसके ऊपर एक्ट कराता है. एंड द सब्सिक्वेंट सिचुएशन, सब्सिक्वेंट माने इसके बाद का जो सिचुएशन है, एंड द सब्सिक्वेंट सिचुएशन इज डिसाइडेड बाय द कंपटीशन between the two frequencies. जो ये ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच, इन दोनों का जो डिफरेंस है, that decides what will be the situation, physical situation. ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन होता है. This is the main thing that causes, that affects the motion. तो यहाँ पे जब हम लोग दो फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, when there are two frequencies acting on the oscillating system, तुम लोग याद करो इससे पहले जो है हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन में देखे थे कि दो नियरली इक्वल उसमें थे फ्रीक्वेंसीज. इसमें जरूरी नहीं है दोनों नियरली इक्वल हो. जब दो फ्रीक्वेंसीज की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर कंसिडरिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट a system, a situation where there is a superposition. So this is similar to the situation where there is the superposition of two frequencies. ये सुपरपोजिशन जैसा जो है एक सिचुएशन है यहाँ पर. दिस इज अ सिचुएशन लाइक सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन में यही होता है. where there is the superposition of two frequencies, दो फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पर सुपरपोजिशन है. अब ये सुपरपोजिशन के कारण क्या क्या हो सकता है, सुपरपोजिशन के कारण क्या क्या हो सकता है. यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. एक तो ओमेगा नॉट है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो उस समय की फ्रीक्वेंसी है जब कोई भी जो है यहाँ पर तुम्हारा वो नहीं रहता, क्या कहते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स या डैम्पिंग फोर्स नहीं है. ओमेगा नॉट एंड ओमेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है हमारा ओमेगा है. ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में एक इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का एक सुपरपोजिशन होता है. तो ये सुपरपोजिशन से हमको क्या मिलेगा, इस सुपरपोजिशन का क्या रिजल्ट होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. चलो इसको देखते हैं क्या होता है इसमें. ठीक है, तो इसका जो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको ऊपर दिख रहा है, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है, एक्चुअली द कंप्लीट सोल्यूशन जो मैथमेटिकल स्टेप्स है हम लोग तो उससे निकालते हैं, बट फिजिकली द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन और सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो तुमको ऊपर दिख रहा है, फोर्स इक्वेशन, इसका सोल्यूशन एक्चुअली इट शोज ए सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन. The result is that the solution of the force equation is the sum of two motions. दो तरह के मोशंस का सम है, एक कंबाइंड इफेक्ट हम कह सकते हैं.
सुपरपोजिशन का यही मतलब होता है। एक मोशन ओमेगा के कारण है, एक मोशन जो है ओमेगा नॉट के कारण है। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन जो तुम लोग डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉरी पढ़ते हो, कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब वो जो सारे कंडीशंस को लेकर के क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, वहां पे कुछ ना कुछ जो है, तो अब ये तो हो गया आइडियल सिचुएशन, हम लोगों ने डैम्पिंग फोर्स नहीं लिया था। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, डैम्पिंग फोर्स होता है, डैम्पिंग फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट। हम लोग गैल्वानोमीटर भी पढ़ेंगे। एक डैम्पिंग फोर्स जो हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसको हम नहीं हटा सकते, दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ द एयर, या एयर ड्रैग जिसको बोलते हैं। तुम वैक्यूम में तो हो नहीं, तुम्हारा सिस्टम जो है ऑसिलेटरी सिस्टम, पेंडुलम है चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम है, इट इज नॉट सच कि वो जो है एक वैक्यूम में रखा हुआ एयर है वहां पे, और इस एयर का जो एयर ड्रैग है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। तो इसमें होगा क्या, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग दो सिचुएशंस आते हैं। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस देयर आर necessarily some factors that cause damping। ये जो है डैम्पिंग करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ही होता ही है। इसके एडिशनल भी हो सकता है, एक फैक्टर तो हमेशा होता है। द डैम्पिंग फैक्टर ड्यू टू एयर ड्रैग is inevitable। inevitable का मतलब होता है that cannot be avoided, इसको हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। कोई और फैक्टर ना हो, एयर ड्रैग तो रहेगा ही। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर डैम्पिंग फैक्टर्स रहेंगे तो हमारा जो ऑसिलेशन है, दीज ऑसिलेशंस विल ग्रेजुअली डाई आउट। ये ऑसिलेशंस धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, फ्री ऑसिलेशंस। यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है ये फ्री ऑसिलेशंस को दिखाते हैं। ये ऑसिलेशंस धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव सीन in the presence of the damping factors। in the presence of the damping factors, the natural oscillations that occur with frequency omega naught gradually माने धीरे धीरे die out and the oscillation stop। ये बंद हो जाता है ऑसिलेशन। ये हम लोग देख चुके हैं। दिस सिचुएशन वी हैव सीन अर्लियर। डैम्पिंग का काम ही होता है धीरे धीरे एम्पलीट्यूड को कम करते करते ऑसिलेशन को बंद कर देना, ठीक। अब जो है, अब अगर इस तरह का कोई ड्राइविंग फोर्स मौजूद है, तो जो इनिशियल स्टेज होता है, जो शुरुआती स्टेज में जो मोशन होता है, जब डैम्पिंग फैक्टर्स उतने ज्यादा अपना काम नहीं स्टार्ट किए, जब ऑसिलेशन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स है, तो यहाँ पर इस ड्राइविंग फोर्स के कारण जो मोशन है और जो नेचुरल मोशन है, दे आर बोथ इफेक्टिव। ये दोनों जो है अपना काम करते हैं, ये दोनों मोशंस होते हैं, और इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट। तुम लोग पार्ट 1 में ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़े हो, करंट में, सर्किट थ्योरी। एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ मोशन, both the natural and the drive-in motion माने जो इस के कारण हो रहा है, तुम्हारा एफ नॉट कॉस ओमेगा टी के कारण हो रहा है, आर प्रोमिनेंट माने दोनों एक्टिव होते हैं, कोई ज्यादा कम नहीं होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। बराबर हम नहीं कह रहे, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है।
इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। इसको जो है हम लोग ट्रांजिएंट सिचुएशन बोलते हैं। दिस इज ट्रांजिएंट। ठीक है। अब कुछ समय जैसे जैसे जाता है, आफ्टर सम टाइम, अगर उस सिस्टम में डैम्पिंग है, हमने बता दिया एयर ड्रैग को हम मैंने उसको हटा नहीं सकते, तो क्या होगा, ये एयर ड्रैग के कारण या डैम्पिंग फोर्सेस के कारण हम लोग देखें एम्पलीट्यूड जो है घटता जाता है। तो काफी समय बाद जो जो मोशन इफेक्ट करेगा या जो मोशन रह जाएगा इस ऑसिलेटरी सिस्टम में, वो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण रह जाएगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से ऑसिलेट करता रहेगा। मींस आफ्टर व्हेन द मोशन ड्यू टू ओमेगा नॉट हैज stopped, the natural motion has stopped, the motion with frequency omega will continue। इसीलिए इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। और जब ये सिचुएशन आता है तब हम लोग बोलते हैं द ड्राइवन ऑसिलेटर इज इन ए स्टेडी स्टेट। आफ्टर द lapse of a long time, when the damping forces have stopped the natural motion with frequency omega naught, then the system continues its motion with frequency omega, which is the frequency of the driving force. This situation, when the oscillation is occurring with frequency omega of the driving force, with frequency omega of the driving force is called the steady state condition। इसी को हम लोग steady state condition बोलते हैं। स्टेडी स्टेट इसलिए बोलते हैं कि यहां पर जो है अब डैम्पिंग फोर्स जो ये ऑसिलेशन को बंद कर देता था, या डैम्पिंग फोर्स जो है इसको धीरे धीरे स्टॉप कर दिया, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये ड्राइविंग फोर्स के ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, ड्राइविंग फोर्स अपना फोर्स लगाते जा रहा है इस बॉडी पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट मोशन ऑफ द ड्राइविंग ऑसिलेटर। तो यहाँ पे जो है हम लोग ट्रांजिएंट इफेक्ट देखेंगे, बट द मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ऑकर्स इन द स्टेडी स्टेट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, जब ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। आइडियल सिचुएशन में तो डैम्पिंग फोर्स नहीं है, हम मान लेते हैं हमेशा चलता रहेगा उसी फ्रीक्वेंसी से, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में यू हैव द डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को, इसमें जो सिचुएशन हो रहा है, दैट इज द, इसमें जो सिचुएशन हो रहा है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट और द वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन इज when the driving force frequency omega and the natural frequency omega naught, they become equal to each other। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, बट बिफोर रेजोनेंस भी इसमें कुछ चीजें होती है।
हम लोग रेजोनेंस पे ही फोकस करते हैं, लेकिन रेजोनेंस के पहले भी कुछ चीजें होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है इसमें। अब जो ये मोशन हो रहा है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा नॉट एंड ओमेगा नॉट एंड ओमेगा decides the type of motion before the resonance। रेजोनेंस से पहले, अभी हम लोग रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे। यहां पे क्या है कि ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट है और ओमेगा है, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब इसमें जो है क्या सिचुएशन होगा बिफोर रेजोनेंस, तो इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दैट इज वेरी लार्ज और दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से या तो ये बहुत ज्यादा है या तो ये बहुत कम है। ठीक है, पहले समझ लो फिर लिख रहे। अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है रिलेटिव टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट से बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो क्या होगा? इन दिस सिचुएशन जो हमारा पार्टिकल है, इट विल मूव विद द ड्राइविंग फोर्स एंड इट्स, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम पोजीशन से, दैट विल बी एफ नॉट बाई के। हम लिखेंगे अभी सब, रुक जाओ। तो हम लोग एक सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन, द टू एक्सट्रीम्स, मैंने दो जो एक्सट्रीम कंडीशन है, द टू एक्सट्रीम्स conditions are: one, the driving force frequency is very small in comparison to the natural frequency omega naught। natural frequency ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में जो है ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा? लेट अस सी। इन दिस सिचुएशन the body oscillates, जिसको हम लोग बोलते हैं इन स्टेप विद द ड्राइविंग फोर्स। ये जो है ड्राइविंग फोर्स के साथ इन स्टेप ऑसिलेट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट अस कंसीडर। सो पहले इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस कंडीशन implies that the frequency of the driving force ओमेगा, जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, इट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू ओमेगा नॉट, इसके बहुत कम। इन दिस सिचुएशन अगर इस ओमेगा को हम बहुत कम मान ले, ये वाला इक्वेशन देखो, इसको मान लो अगर हम 0 के आसपास मान ले तो क्या होगा? एफ जो है बराबर एफ नॉट होगा। इन दिस लिमिट ये जो फोर्स एफ बराबर एफ नॉट कॉस ओमेगा टी है, एफ इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ नॉट। ठीक है, सो दैट द फोर्स इक्वेशन, ये जो हमारा फोर्स इक्वेशन था बिकम्स, अब ये फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा?
ये फोर्थ इक्वेशन में ये जो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा टी है, इसमें एफ नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह हम खाली एफ नॉट रखते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, ध्यान रखना हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है। हम लोग शुरू में भी यही कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसा होगा, हम m को जो है राइट साइड में ले जाए, इधर हो जाएगा k बाई एम, उधर हो जाएगा एफ नॉट बाई एम। इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस, जो ये ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड है, it becomes nearly equal to F naught by K, and the displacement of the body, जो बॉडी है तुम्हारा, जो मास है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ उसी प्रकार का होगा कि जिसमें जैसे मान लो एक कांस्टेंट एफ नॉट फोर्स लग रहा है। मैंने यहाँ पर सिचुएशन ये होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा बॉडी का, इट विल बी सेम as if there is a constant force is acting, not periodic force, constant force is acting, ठीक है। so that the fourth equation, इसको ऐसे लिखते हैं, in this case the displacement of the body is same as that due to a constant force F naught acting on the system, or in other words, the displacement does not correspond, या displacement does not occur as due to a periodic force। ये जो है पीरियोडिक फोर्स में जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है वैसा डिस्प्लेसमेंट ना होकर के एफ नॉट एक कांस्टेंट फोर्स लगे, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा लगभग उसी जैसा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है, इट इज नॉट इफेक्टिंग मच। ओमेगा जो है ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफी कम है। और यहाँ पे जब हमारा जो ड्राइव, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है लड़कों में, ये कह देते हैं कि ओमेगा अगर कम है, ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी कम है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलने लगेगा। ये ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने जो है एफ नॉट को कॉस ओमेगा टी लिखा है। अगर ओमेगा एकदम जीरो भी हो जाए, देयर विल बी ए कांस्टेंट फोर्स, देयर विल बी ए कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट, और वो अपना इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं। ये वाला इक्वेशन हम फिर से यहाँ पे दे रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये कॉस ओमेगा टी जो है हट जा रहा है, तुम इसको कॉपी पे नोट कर सकते हो, कॉस ओमेगा टी हट करके एफ नॉट हो गया। अब सवाल है कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा। ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा होगा, सॉरी, जो फोर्स है, नेट फोर्स हमारा किस प्रकार का होगा इन दिस सिचुएशन, कि ये जो मास इनटू ये जो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, जो नेट फोर्स की हम बात कर रहे हैं। पहले हम इसको यहां पे दे दे स्नैप। ये जो हमारा टर्म है विच इज द नेट फोर्स, दिस प्लेज ए स्मॉल रोल इन द फोर्स इक्वेशन। और लो फ्रीक्वेंसीज पे जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे फिजिकली चीजों को समझो, तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो कम है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, कैसे टू एंड फ्रो मोशन है, हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं।
ये आता है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स और द स्प्रिंग फोर्स kx। तो यहाँ पे जब ड्राइविंग फोर्स का इन्फ्लुएंस कम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है, दिस मीन्स the term kx, the force equation, the spring force or the restoring force, it is dominant. The motion is controlled, the motion is dominated by the spring force kx and not by the driving force. मोशन हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स एक जो है एक कांस्टेंट फोर्स इफ नॉट है, बट द मोशन इज डोमिनेटेड बाय the spring constant, the spring force. In this case, since the driving force is has less frequency than the natural frequency, so frequency and the driving force is almost like a force of constant magnitude. So the motion is dominated by the factor that causes natural oscillation, and the natural oscillations are caused by the restoring force or the spring force. तो इससे हम क्या कंक्लूड किए? इससे हम ये कंक्लूड किए कि इन द लिमिट when the driving force frequency is less than the natural frequency, the motion is controlled or dominated by the stiffness of the spring or the spring force. यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो है ये डोमिनेट करता है, ये मोशन को कंट्रोल करता है व्हेन योर ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी इज मच लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये एक सिचुएशन हुआ। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग देखेंगे कि ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी जो है अगर ये बहुत लार्ज है कंपेयर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।